हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। SCERT के सहयोग से तैयार उत्कर्ष के माध्यम से एजुसेट पर प्रसारण के लिए आज के इस वीडियो लेसन में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के 13वें पाठ गति और समय उसके दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने इसके पहले भाग में सीखा गति क्या है। जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा निरंतर अपना स्थान बदलती रहती है, उस वस्तु को हम गति में कहते हैं। हमने गति के भेदों के बारे में भी जाना। हमने जाना कि जो वस्तु सीधी एक सरल रेखा के अनुदिश अपना स्थान बदलती रहती है, उस गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। और जो वस्तु अनियमित पथ पर गति करती है, उसे हम अनियमित गति कहते हैं। जैसे सरल रेखा के अनुदिश गति कौन सी वस्तु करेगी? सीधी सड़क पर चलती हुई कोई गाड़ी, कोई कार, कोई बस, या मार्च पास्ट करते हुए सिपाही। सिपाहियों की गति सरल रेखीय होगी, सरल रेखा के अनुदिश होगी। और अनियमित गति क्या होती है? हमारे स्कूल के बगीचे में उड़ती हुई तितली या कोई उड़ती हुई मक्खी या मच्छर। इसके अतिरिक्त हमने आवर्ती गति के बारे में भी जाना। आवर्ती गति क्या होती है? जब कोई गति निश्चित अंतराल के बाद दोहराई जाती है, उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाना या चंद्रमा का पृथ्वी की परिक्रमा करना, ये आवर्ती गति के उदाहरण हैं। दोलन गति कौन सी होती है? जैसे हमारे स्कूल में झूले के ऊपर झूलते हुए किसी बच्चे की गति। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था के इधर उधर या ऊपर नीचे गति करती हो तो उसे दोलन गति कहा जाता है। जैसे सितार के तार की गति, लटकी हुई घंटे की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति। और घूर्णन गति के बारे में भी हम जान चुके हैं। घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति को वृत्ताकार गति भी कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने केंद्र पर वृत्ताकार पथ पर गति करती है, उस गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे किसी गाड़ी के पहिए की गति, हमारी साइकिल में पैडल की गति, उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। या छत पर चलते हुए पंखे की गति। हमने जाना कि कुछ वस्तुएं तीव्र गति करती हैं, कुछ वस्तुएं मंद गति करती हैं। जैसे सड़क पर चलते हुए वाहनों पर हम नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि कुछ वाहन तीव्र गति से चलते हैं, वह अपने साथ के अन्य वाहनों से तेज़ी से आगे निकल जाते हैं, और कुछ मंद गति से चलते हैं। और गति को नापने के लिए हम उसकी औसत गति को ज्ञात करते हैं, और औसत गति को ही चाल कहा जाता है। चाल की परिभाषा क्या होती है बच्चों? जब कोई वस्तु एकांक समय में कितनी दूरी तय करती है, उसको उस वस्तु की चाल कहा जाता है। जैसे कोई कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल क्या होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटे में, एक इकाई समय में वह 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और दूसरी कोई कार या बस हो, वह 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो उसकी चाल क्या होगी? उसकी चाल एक इकाई समय, समय की इकाई क्या है? घंटा। अनेक इकाइयां होती हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ मैंने जो आपको स्टेटमेंट दी, मैंने जो सवाल बताया, उसमें वह 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, इसलिए उस बस या गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु की चाल को ज्ञात करने के लिए हमने
औसत गति निकालने का सूत्र भी जाना। वह क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी, उसको हम भाग देते हैं उसके द्वारा लिए गए समय से, इससे उसकी औसत गति या चाल आ जाती है। प्यारे बच्चों, यह आवश्यक नहीं होता कि कोई वस्तु हमेशा एक ही चाल से गति करे। जैसे आप साइकिल चला रहे हों, मोटरसाइकिल पर हों या किसी कार या बस में बैठे हों, जब खुला मार्ग होगा, खुला रोड होगा तो वह तेज़ दौड़ती है, और जैसे ही भीड़ के इलाके आएंगे, कहीं बाजार से, नगर से या गांव से गुजरेगी, तो उसकी गति कुछ मंद हो जाती है। तो ऐसी वस्तुएं जिनकी गति कभी तीव्र कभी मंद यानी समान न हो, उन वस्तुओं की गति को असमान गति कहा जाता है। और कोई वस्तु हमेशा एक ही समान गति से चल रही हो, उसे हम समान गति में कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने चाल के बारे में जाना, औसत गति निकालने के बारे में जाना। इसमें गति के साथ एक जो महत्वपूर्ण इकाई, महत्वपूर्ण घटक जो जुड़ता है वह है समय। समय का अभिप्राय क्या होता है, एक अवधि, यानी कब से लेकर कब तक, इस तरह से हम समय को नापते हैं। समय के बारे में बोध तो हम सबको है, हम सब जानते हैं। हम दिन भर में कई बार घंटे, मिनट, सेकंड, दिन, माह या साल आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, इसको किस प्रकार से मापा जाता है या कौन सी इकाई किस अवधि को मापने के लिए उपयुक्त है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आजकल समय को मापने के लिए हम घड़ियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जिस समय घड़ियां नहीं थी, उस समय व्यक्ति इस अवधि का, इस समय का कैसे पता लगाता था। हमारे आसपास प्रकृति में अनेकों घटनाएं ऐसी हैं जो एक निश्चित अंतराल के बाद, निश्चित समय के बाद अपने आप को दोहराती रहती हैं, आवर्ती होती हैं। जैसे सुबह सूर्य निकला और अगले दिन फिर सूर्य निकलेगा। एक बार सूर्य निकलने से दोबारा सूर्य निकलने तक की अवधि को एक दिन कहा जाता है। इसी प्रकार से नए चंद्रमा की शुरुआत होने से अमावस्या के बाद रात को नया चंद्रमा दिखना, बनना शुरू होता है। तो नए चंद्रमा के बनने के शुरू होने से दूसरी बार इसी प्रक्रिया के आरंभ होने की अवधि को एक महीना या एक मास कहा जाता है। और इसी प्रकार से जब हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्र पूरा करती है तो उसे एक वर्ष कहा जाता है। यह हमारी कुछ अवधियां हैं, लेकिन इससे कम समय की अवधियों को मापने के लिए हम किन विधियों का उपयोग कर सकते हैं। समय के मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इन युक्तियों, इन उपकरणों को घड़ियां कहा जाता है। इनमें से कुछ को आप चित्र में देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपने रेत घड़ी या जल घड़ी के बारे में तो सुना होगा। धूप घड़ी के बारे में भी आपने कुछ बातें सुनी होंगी। इसमें सूर्य के प्रकाश से बनने वाली छाया की स्थिति से समय का अनुमान लगाया जाता है। और धूप घड़ी क्या होती है, आप किसी दिन जब सूर्य निकला हो, आप एक किसी डंडी को जमीन में गाड़ दीजिए और आप उसका अवलोकन कीजिए। वैसे तो हमारी धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, लेकिन हमें प्रतीत होता है कि सूर्य पूर्व से उदय होकर के पश्चिम की ओर जाता है। और जैसे जैसे हमने जिस छड़ी को, जिस डंडी को ज़मीन में गाड़ा था, उसकी छाया का अवलोकन करें,
वह छाया भी सूर्य की दिखाई देने वाली गति के साथ साथ हमें गति करती हुई प्रतीत होती है। आप उस छड़ी की छाया के चिन्हों को अंकित करके एक धूप घड़ी का निर्माण कर सकते हैं। हमारे देश में प्राचीन काल में जयपुर में इस प्रकार की धूप घड़ी का निर्माण किया गया था। आप चित्र में भी देख रहे होंगे, और उसी का प्रतिरूप आजकल दिल्ली में जंतर मंत्र पर बना हुआ है। उससे हम समय का सटीक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। धूप घड़ी से हम समय की गणना, उसका मापन, उसका अनुमान केवल उसी समय लगा सकते हैं जब धूप निकली हुई हो। अगर धूप नहीं निकली हुई होगी तो फिर हम कैसे समय का मापन करेंगे? उसके लिए मनुष्य ने कुछ और युक्तियों की खोज की। उन युक्तियों में से एक युक्ति थी रेत घड़ी। रेत घड़ी में जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दो कांच के बर्तन संकरे मार्ग से एक दूसरे के विपरीत अवस्था में रखे हुए जुड़े होते हैं ऊपर नीचे, और एक में रेत भरा जाता है और उस संकरे मार्ग से रेत धीरे धीरे नीचे गिरता रहता है। उस अवधि को धीरे धीरे रेत के गिरने की अवधि का मापन करके शीशे के ऊपर निशान लगा लिए जाते हैं, कितनी देर में वह रेत गिरता है, और वह हमारी समय की अवधि को मापने की घड़ी का काम करता है। इसी प्रकार से जल घड़ी की युक्तियां भी अपनाई गई। उसमें रेत के स्थान पर जल भी भरा जा सकता है, लेकिन रेत के स्थान पर जल भरते हुए हमें मार्ग को और संकरा करना पड़ता है, और वह जल बूंद बूंद के माध्यम से नीचे गिरता है, और ऊपर से सारा जल नीचे आने की अवधि को उसके आयतन के हिसाब से निशान लगा करके समय को मापा जाता है। इसी जल घड़ी की अनेक युक्तियां हैं। एक युक्ति ऐसी भी है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, एक बड़े बर्तन के अंदर दूसरा छोटा बर्तन रखा जाता है और उसकी तली में एक छोटा छिद्र कर दिया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण, भार के कारण क्या होगा, वह छोटा बर्तन नीचे की तरफ जाएगा और उसमें से जो छेद है उससे उसके अंदर पानी भरता रहेगा। उसमें कितनी देर में कितना पानी भरता है, उससे हम समय का मापन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी एक जल घड़ी का निर्माण कर सकते हैं। आप बर्तन के स्थान पर एक कोई प्लास्टिक की पारदर्शी बोतल ले सकते हैं और उस पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल को बीच से काट लें, और कटा हुआ नीचे का भाग एक सिलेंडर की भांति, एक बेलन की भांति हमारा बर्तन का काम करेगा, और बोतल के ऊपरी भाग को पलट कर उसमें कीप की तरह से डाल दें और उसके ढक्कन को बंद करके उसमें एक बिल्कुल बारीक छेद कर दें, और आप देखेंगे कि नीचे वाले जार को खाली रखें और ऊपर वाले बोतल के उल्टे भाग में पानी डाल दें। उसे कुछ रंगीन रंग डाल दें, उसमें लाल शाही या नीली शाही की कुछ बूंदें डाल दें, जिससे कि उसे देखने में हमें सहजता हो। तो बच्चों, आप देखेंगे कि बोतल के ऊपर के कटे हुए भाग से, उसके ढक्कन से पानी की कुछ बूंदें टप टप करके नीचे गिरती हैं। आप नीचे आने वाले पानी के आयतन को उसके ऊपर निशान लगा दें, समान भागों में विभक्त कर लें, और पहले उसका मापन करके निशान लगाएं। बाद में दूसरी बार आप उसी के हिसाब से दोबारा करते हुए उससे अपने समय की अवधि का अनुमान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप स्वयं भी अपनी
धूप घड़ी या जल घड़ी का निर्माण कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको एक और रोचक जानकारी बताते हैं। मोमबत्ती तो आप सब ने देखी होगी, घरों में भी प्रयोग करते हैं। एक चमकदार स्थिर ज्वाला के साथ जलती है। क्या आप जानते हैं कि मोमबत्ती का भी घड़ी के स्थान पर प्रयोग किया जाता रहा है? वो कैसे, इस चित्र में देखिए। सबसे पहले बड़ी मोमबत्ती जलने के समय जब शुरुआत करते हैं, उसको 5 समान भागों में बांटिए और जब उसको जलना शुरू करेंगे, पहले भाग ने जलने में कितना समय लिया उसको नोट कीजिए। जैसे हमने देखा कि पहला भाग जलने में 20 मिनट लेता है, इसका अभिप्राय शेष सभी भाग भी 20-20 मिनट को निरूपित करेंगे और इस प्रकार शेष भागों के जलने से हम समय का मान निकाल सकते हैं। और देखिए, जैसे आजकल की घड़ियों में डायल होता है, कैंडल स्टैंड को ही डायल के रूप में लगा करके इस मोमबत्ती घड़ी का निर्माण किया गया है ना रोचक? प्यारे बच्चों, आजकल जो घड़ियां आप देखते हैं वे घड़ियां सीधे इस स्वरूप में आने से पहले बहुत से परिवर्तनों से गुजरी हैं। प्यारे बच्चों, वैसे तो समय को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाली घड़ियों की संरचना बहुत जटिल होती है, उसमें बहुत सी युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रत्येक घड़ी में जिस सिद्धांत के ऊपर वो कार्य करती है वह होता है आवर्ती गति। आवर्ती गति को समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। बच्चों, ये देखिए, मेरे पास एक ये गेंद है, एक गोलक सामान्य गेंद खेल वाली, और इसमें मैंने एक धागा बांधने के लिए एक हुक लगा दिया है, देखिए। और मेरे पास एक ये सामान्य धागा है कुछ लंबाई का। इस धागे के एक सिरे पर गांठ लगा करके उसे इस हुक में इस प्रकार बांधते हैं कि इसे हम खुले लटका सकें। इसकी लंबाई लगभग हम आधा मीटर धागे की ले सकते हैं और मैं इस धागे के एक सिरे पर इसके बोल, जिसे गोलक भी कहा जा सकता है, इसका आकार छोटा भी हो सकता है। इसके स्थान पर आप कोई और वस्तु भी ले सकते हैं, कोई लोहे का बोल्ट भी ले सकते हैं या कोई वलय भी ले सकते हैं, वॉशर। और इसको मैं यहाँ एक हुक के ऊपर लटका देता हूँ, एक सिरा बोल के साथ और दूसरा मैंने हुक पर लटका। बच्चों देखिए, ये बोल, इसे गोलक भी कहा जाता है और ये कुछ लंबाई का धागा जिसे मैंने स्थिर बांध दिया एक तरफ, और इस प्रकार से बांधा कि यह गोलक छोड़े जाने पर बिल्कुल स्वतंत्र गति कर सके। इसकी 3 स्थितियों को हमें ध्यान रखना है। पहली स्थिति बिल्कुल मध्य, विराम, बिना किसी गति के। और दूसरी स्थिति इसको एक बार हमें इस तरह से ढीला नहीं करना है और इधर लेकर के जाएंगे और बिना बल लगाए स्वतंत्र इसको छोड़ना है। यहाँ मैंने कुछ ऊंचाई पर उठाया, ये धागा ढीला भी नहीं और इसमें खिंचाव भी नहीं, सामान्य केवल इसके भार से जो खिंचाव है वही, और इसको मैं स्वतंत्र ऐसे छोड़ देता हूँ। तो देखिएगा 2 गतियाँ हैं इसकी, एक इधर अधिकतम जहाँ तक गति करता है, एक उधर जहाँ तक ये अधिकतम गति करता है, और एक मध्य में। इस प्रकार से हमें छोड़ना है कि यह स्वतंत्र गति करता रहे। और इस गोलक के देखिएगा मध्य में एक बार इधर आया, यह इसका एक पूरा चक्र नहीं हुआ, फिर मध्य में, फिर ऊपर, यहाँ भी पूरा चक्र नहीं हुआ। पूरा चक्र कौन सा माना जाएगा? जब एक स्थान पर आप उसको मध्य भी मान सकते हैं
कि यहाँ से इधर आया, फिर मध्य में आया, फिर इधर गया, फिर मध्य में आ जाए। इधर की यात्रा भी पूरी, इधर की यात्रा भी पूरी, मध्य में आ जाए, उसको हम एक चक्कर कहेंगे या एक आवर्त कहेंगे। तो एक बार पूरा चक्र पूरा कर ले, या इसको यहाँ इसके अधिकतम जहाँ पर पहुँचता है, एक बार यहाँ आया, फिर मध्य में, फिर इधर गया और दूसरी बार फिर यहाँ आया, उसको एक आवर्त कहेंगे। आवर्त का एक स्थान निर्धारित करने के लिए गोलक को पुनः उसी स्थान पर पहुंचना होता है, उसे हम उसका एक आवर्त कहते हैं। हम एक स्टॉप वॉच लेकर के इसके समय को नापेंगे। हम अवलोकन करते हैं कि यह 10 आवर्त पूरा करने में कितना समय लेगा, और उन आवर्तों की गणना करेंगे हम। एक बार यहाँ गया, फिर दोबारा यहाँ आया, तो एक बार हम इसको गिनेंगे पूरा, यहाँ पर जहाँ से छोड़ा था वहीं वापस आने के बाद। देखिएगा, मैं आवर्त साथ साथ बोल रहा हूँ, स्टॉप वॉच में समय चलेगा, हम उसे गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये चलता रहेगा। स्टॉप वॉच में हमने इसके 10 आवर्त का समय नोट कर लिया। एक आवर्त का समय निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको हम 10 से भाग दे देंगे, उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। हमने जो क्रियाकलाप किया, इसके पेंडुलम का आवर्तकाल निकालने के लिए भी हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए 10 दोलन में इस पेंडुलम ने समय लिया था 15.63। इसको भाग देते हैं 10 से, तो इस पेंडुलम का आवर्तकाल कितना आया, 1.563 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए सब? प्यारे बच्चों, आपने ध्यान दिया हो, इसको हम भले कितनी ऊंचाई से छोड़ें या धीरे से छोड़ें, हम अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि ऊंचाई से छोड़ने पर यह दूर तक जाता है, और जब थोड़ी ऊंचाई से छोड़ते हैं तो कम दूर तक जाता है। जैसे यहाँ दूरी बढ़ती है तो इसकी गति भी बढ़ जाती है, और जैसे दूरी घटती है तो गति भी घट जाती है। और अवलोकनों के पश्चात हम पाएंगे कि एक लोलक या पेंडुलम का आवर्तकाल हमेशा समान होता है, उसे हम भले थोड़ी दूरी से छोड़ें या ज़्यादा ऊंचाई से छोड़ें, हमारी घड़ियां इसी के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो अब हम पेंडुलम से संबंधित कुछ संकल्पनाओं की दोहराई करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमने जो ये क्रियाकलाप किया था, इसे हम लोलक या पेंडुलम कहते हैं। इसको हम नीचे जो भार लगाया गया था उसे गोलक कहते हैं। हमने जाना कि इस गोलक को हम दूरी से छोड़ें, अधिक दूरी से छोड़ें या कम दूरी से छोड़ें, इसका आवर्तकाल समान रहता है। अगर हम आवर्तकाल में परिवर्तन कब होगा, अगर हम इस गोलक की यहाँ इसके केंद्र से दूरी यानी धागे की लंबाई को कम या ज़्यादा करते हैं तो इसके आवर्तकाल में परिवर्तन किया जाता है। सामान्यतः एक घड़ी के लिए इस प्रकार से इसकी लंबाई बनाई जाती है कि इसका आवर्तकाल 1 सेकंड प्राप्त किया जा सके। जब किसी सरल लोलक का कोई गोलक अपना एक चक्कर पूरा करता है, जिस स्थान से चला उसी स्थान पर पुनः आ जाए, उस अवधि को उसका आवर्तकाल कहा जाता है। और एक इकाई समय में
यानी 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 घंटे में, 1 इकाई समय में कोई गोलक कितने दोलन पूरे करता है, उसे उस गोलक की, उस पेंडुलम की, उस लोलक की आवृत्ति कहा जाता है। घड़ियों के बारे में कुछ और जानकारियां आपको बताते हैं। प्यारे बच्चों, सामान्यतः जो घड़ियां हम देखते हैं उनसे मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकंड होता है। फिर भी कुछ ऐसी घड़ियां भी होती हैं जो 1 सेकंड से छोटे अंतरालों को भी नाप सकती हैं। खेलों के अंदर 1 सेकंड के 10वें और 100वें भाग को मापने वाली घड़ियों का भी प्रयोग किया जाता है, और वैज्ञानिक तो माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड तक नापने वाली घड़ियों का प्रयोग करते हैं। और प्यारे बच्चों, ये तो समय की छोटी इकाइयां हैं, लेकिन समय की बड़ी इकाइयों को नापने के लिए शताब्दियों और सहस्राब्दियों का प्रयोग किया जाता है, और ग्रहों की आयु को तो अरबों वर्षों में व्यक्त किया जाता है। आपको भी समय के बारे में, इसकी इकाइयों के बारे में, घड़ियों के बारे में कोई रोचक जानकारी मिले तो अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करें और अपने अध्यापक से साझा करें। प्यारे बच्चों, यह विषय आपको स्पष्ट हो गया होगा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई पाठ्य सामग्री का गहराई से अध्ययन करें और अपने सहपाठियों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ चर्चा करें और अभ्यास के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। तब तक बाय।